मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल IIT जेड इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो वीडियोस आप तक पहुंचा दिया है। पार्ट 1 में आपने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, समझा, बनाया। पार्ट 2 में आपने पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को सीखा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे सारे दोस्तों को शेयर करते जाएं, लगे हाथों मुझे कमेंट भी कर लें, है ना। आइए शुरू करता हूं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक क्वेश्चन रेफर कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर दुनिया के अंदर ये जो सृष्टि आप देख रहे हो, ये जो पूरी कायनात आपके सामने जो पड़ी हुई है, अगर इस सृष्टि के अंदर सूरज नहीं होता, सूरज नहीं होता तो क्या होता? सवाल समझ में आया? अगर इस दुनिया के अंदर सूरज नहीं होता तो क्या होता? आप सोच समझ करके बताओ। तो सारे व्यूअर्स एक साथ जवाब दोगे कि अगर सूरज नहीं होता तो दुनिया अंधकारमय हो जाती, दुनिया में रोशनी नहीं होती, चारों तरफ अंधेरा होता है कि नहीं। अगर सूरज नहीं होता तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होता, इसलिए कि दुनिया के अंदर सूरज ही एकमात्र प्रकाश का स्रोत है जो हमें लाइट सप्लाई करता है, ठीक है। तो जिस तरह से दुनिया में सूरज से रोशनी मिलती है, ठीक वैसे ही टेंस की दुनिया में अगर आपको कहीं कोई एक क्वेश्चन करना हो, इंट्रोगेशन करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो बिना सहायक क्रिया का प्रश्न नहीं हो सकता, ठीक है। जिस प्रकार से सूरज के बिना दुनिया अंधेरी, ठीक वैसे ही सहायक क्रिया के बिना टेंस की दुनिया अंधेरी। अगर ये सहायक क्रिया नहीं होती ना तो शायद क्या पूरी विश्वास के साथ कह लूं कि कोई भी टेंस नहीं बनता। जहां तक बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है तो प्रश्न करने के लिए एक सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर सहायक क्रिया नहीं होती तो फिर हमारा प्रश्न नहीं होता, ठीक है। अब रही बात प्रश्न बनाने की, तो प्रश्न दो तरह के होते हैं, है ना। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के वीडियोस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले क्लास के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को विस्तार से बताया है। विस्तार से जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए, तो एक एक्सिलरी वर्ब चाहिए, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक है। बिना सहायक क्रिया का प्रश्न नहीं होता, ठीक है। हम जिस टेंस को पढ़ रहे हैं, इस टेंस के अंदर हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्ब टू डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब टू डू, ये जो टेंस बनता है ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म से बनता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या बना देता है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आप फिर से समझ लो, बिना एक्सिलरी का कोई प्रश्न नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी एक्सिलरी का प्रयोग करते हैं? तो वर्ब टू डू। ये जो टेंस बनता है इसमें क्रिया का फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। इतना करने के बाद पहले ये समझ लो कि क्वेश्चन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक को आप डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर यस नो क्वेश्चन कहते हो, मतलब वैसे प्रश्न जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकेंगे, वह हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर यस नो क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे क्या आपने खाया? आप चाहो तो यस कहो, चाहो तो नो कहो, पूरा का पूरा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम यस नो कह करके उत्तर नहीं दे सकते। जैसे व्हाट इज योर नेम,
आपका नाम क्या है। तब यस या नो कहने से काम चलेगा, नाम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर दूसरा होगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रारंभ हमेशा एक्सिलरी वर्ब से होता है। किससे होता है? एक्सिलरी वर्ब। ये जो टेंस बनता है इसमें कौन सी एक्सिलरी आती है? तो वर्ब टू डू। टेंस बनता है वर्ब के सेकंड फॉर्म से। इसका मतलब क्या कि हमें वर्ब टू डू का सेकंड फॉर्म डिड रखना होगा। देखिए, जब भी कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो सेंटेंस का प्रारंभ सहायक क्रिया से होगी। जब सेंटेंस के प्रारंभ में सहायक क्रिया नहीं आएगी तो फिर आपका प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? डिड ले लेंगे। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। अगली बात कि डिड के बाद आने वाली क्रिया V1 होती है। एक्चुअल में ये V1 जो आप देख रहे हो ना, ये V1 नहीं होती है, ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव। इसमें प्रीपोजिशन टू लगा होता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। इसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे और फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ रिमाइंड रखोगे कि डिड के बाद आने वाली क्रिया V1 नहीं बल्कि एक बेयर इन्फिनिटिव होती है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अब इस डायरेक्ट क्वेश्चन के पहले आप अगर QW अप्लाई कर दो, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जिसकी जरूरत हो, अगर QW रख लोगे ना तो फिर बनने वाला क्वेश्चन जो होगा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? QW, फिर आपका डिड, सब्जेक्ट V1, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोनों स्ट्रक्चर बन गए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आओ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए एग्जांपल रखेंगे। एज फॉर एग्जांपल, डिड ही टीच यू इंग्लिश? डिड ही टीच यू इंग्लिश? क्या उसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई? अब आइए, ये आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। जिस प्रश्न में नकारात्मक भाव नहीं रहता वह प्रश्न इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होता है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है, मैंने बताया भी है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले यानी कि पार्ट सेकेंड में, पार्ट 2 में मैंने नेगेटिव के बारे में बताया है, आप वहां वीडियो देख सकते हो। तो मैंने बताया है कि जब भी कोई एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उस सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव वर्ड आया करता है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव वर्ड नॉट आएगा। ठीक है, अब ये तय करना है कि नॉट का प्लेसमेंट कहाँ होगा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया है, अभी बता रहा हूं कि नॉट का प्लेसमेंट मेन वर्ब के ठीक पहले और नहीं तो फिर सहायक क्रिया के जस्ट बाद होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से नॉट का प्लेसमेंट दो जगह पर बन रहा है। एक तो हम यहां रख सकते हैं, पहले यहां रख लेते हैं, डिड ही नॉट टीच यू इंग्लिश? ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो नॉट आपने कहां रखा? तो मेन वर्ब के पहले रखा। अब एक जगह और बनता है नॉट का, जहां नॉट का यूज किया जा सकता है जस्ट सहायक क्रिया के बाद, यानी कि डिड के बाद रखना होगा। कैसे? डिड। अब यहां थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए, डिड नॉट ही, ये गलत हो जाएगा। अब डिड के साथ अगर नॉट रखना होता है ना तो डिड और नॉट को हम कंट्रैक्शन में रखते हैं। कैसे? डिडंट, डिडंट ही टीच यू
इंग्लिश। क्या उसने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई? तो आपने देखा कि किस तरह से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना करता है, और फिर किस तरह से उस डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग निगेटिव में बदल देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने के बारे में आप याद रखना कि कहीं कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ करता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सबसे पहले आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे? व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे? व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे? उसने कल क्या खरीदा? क्या। एक और एग्जांपल देखो, हाउ डिड यू फिनिश द वर्क? तुमने काम को कैसे पूरा किया? ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आप देखो ध्यान से कि हर क्यू डब्ल्यू अपने बाद एक सहायक क्रिया लेगा तभी प्रश्न करेगा। उसकी एक शर्त है कि जब तक क्यू डब्ल्यू अपने बाद एक सहायक क्रिया नहीं लेता है वह प्रश्न नहीं करता है। ठीक है, तो तय हुआ कि प्रत्येक क्यू डब्ल्यू के बाद एक सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि व्हाट के बाद डिड लिया। अब ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे? कल उसने क्या खरीदा? अब इसमें हम नॉट रखना चाहते हैं, तो नॉट का प्लेसमेंट कहाँ होगा? तो आप तय कर लो। मैंने बताया है कि नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले, यानी कि यहां हो सकता है। तो इस तरह से हम वहां रखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि व्हाट डिड ही नॉट बाय यस्टरडे। अगर हम चाहें तो नॉट का प्लेसमेंट डिड के साथ कर सकते हैं, ऐसे व्हाट डिडंट ही बाय यस्टरडे। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट बना करके चलो कि प्रत्येक क्यू डब्ल्यू प्रश्न करने के लिए अपने बाद क्या लेते हैं? एक एक्सिलरी वर्ब लेते हैं। इस टेंस में चूंकि डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, इसलिए क्यू डब्ल्यू अपने बाद क्या लेते हैं? डिड लेते हैं। नॉट के बारे में कॉन्सेप्ट रखना कि नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले, और नहीं तो फिर सहायक क्रिया के बाद हुआ करता है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न को स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, ताकि आपके पास किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा। अपना खूब खूब ख्याल रखना।